Welcome to VLearn session 17 of financial accounting. In this session, the topics covered are financial analysis, its type, tools for analysis, and functions of management accounting. So students, here we will discuss about financial analysis. So in this session, to determine the significance and meaning of financial statement data so that a forecast can be made of the prospects for future earnings, right? That means financial analysis is important. Why? Because जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा है उसी के बेस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे हमारी फ्यूचर अर्निंग्स क्या होंगी. मीन्स उसी के ऊपर हमारा पूरा एस्टिमेशन रहता है, क्योंकि हमें कितनी अर्निंग्स होगी सो दैट कि हम इंटरेस्ट पे कर सकें. जो हमने डिबेंचर्स लिए हैं, मार्केट में इशू किए हैं, उन डेट की मैच्योरिटीज़ पे हम डेट प्रॉपरली पे कर सके. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ साउंड डिविडेंड पॉलिसी कैन ऑल्सो बी फोरकास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा ओनली. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम तैयार करते हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसमें कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये शो करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट वी कैन असरटेन दैट व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. So on that basis only we can estimate what will be the amount of interest, what will be the amount of dividend, whether the company is able to pay dividend to its shareholders or not, right? So this is very important. So financial analysis is important, right? Next is टाइप्स ऑफ एनालिसिस. अब देखिए एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है. इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस, राइट. तो एक्सटर्नल एनालिसिस में हम इंक्लूड करते हैं विच इज़ मेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उनके पास कोई डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं होते कंपनी के, राइट. तो एक्सटर्नल एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इंक्लूड्स क्रेडिट एजेंसीज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंटल एजेंसीज. तो जैसे क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट एजेंसीज और वी कैन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो कंपनी को रेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस, सॉल्वेंसी पोजीशंस. इसके बेस पे कंपनीज जो हैं इनको क्रेडिट रेट देती हैं, राइट. तो उसी रेट के बेस पे जो क्रेडिट एजेंसीज होती हैं वो कंपनीज़ को लोन प्रोवाइड करती हैं. तो उन ऐसी एजेंसीज़ को कोई इंटरनल डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाते. तो एक्सटर्नल एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट बाय इन्वेस्टर्स ऑल्सो एज वेल एज दिस गवर्नमेंटल एजेंसीज, राइट. नेक्स्ट इज़ इंटरनल एनालिसिस. इंटरनली कौन एनालाइज करता है? इंटरनली एनालाइज होती है बाय दोज हु हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मीन्स जो इंटरनल पार्टीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सब दे हैव द एक्सेस फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट. दे कैन एनालाइज बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज they are internal to the organization, and every information related to the business can be accessed by the internal users of the ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज इंटरनल यूज़र्स को क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की? क्योंकि उन्हें भी आगे मैनेजरियल डिसीजंस लेने हैं, राइट. जो इंटरनल एनालिस्ट होते हैं दे एनालाइज फॉर मैनेजरियल पर्पसेस. इसमें हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस की. देखिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स आर रिव्यूड, राइट. मतलब इसमें हम बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, जिसमें कि बहुत सारे सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठी एनालाइज की जा सकती हैं. तो उसके बेस पे कंपनी फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर सेल्स, ये चीज़ एनालाइज करती है, ये चीज़ एस्टिमेट करती है क्वांटिटेटिवली, राइट. अगर कंपनी के पास पास डेटा अवेलेबल होगा तो वो एक ट्रेंड बना सकते हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शंस कर सकती है, जिसके बेस पे वो अपने फ्यूचर एस्टिमेट्स दे सकती है. एंड सेकंड टाइप है इसके अंदर वर्टिकल एनालिसिस की.
वर्टिकल एनालिसिस होता है बेसिकली इट इज़ ऑफनली यूज्ड फॉर रेफरिंग टू रेशियोज डेवलप्ड ऑन वन डेट और फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड. एंड वर्टिकल एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं. बेसिकली इसमें क्या है कि एक ही पीरियड का ही डेटा अवेलेबल होता है, पर्टिकुलर डेट का ही डेटा अवेलेबल होता है, जिसके बेस पे इंटरनल यूज़र्स और इंटरनल एनालिस्ट जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं और अपने डिसीजंस लेते हैं और कंपनी के लिए फर्दर प्लान्स और पॉलिसीज़ फ्रेम आउट करते हैं. नाउ देयर आर बेसिकली टूल्स फॉर एनालिसिस. मीन्स एनालिसिस किया जाता है लेकिन किस तरीके से, मतलब क्या मेथड्स और क्या टूल्स कंपनी यूज़ कर सकती है एनालिसिस के लिए. लाइक कंपनी कैन यूज़ कंपैरेटिव एंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स, राइट. कंपैरेटिव फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स. तो जब जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, ऑपरेशनल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, उनको एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकती है. कंपैरेटिव स्टडी मीन्स कि हर साल का डेटा उन स्टेटमेंट्स में शो करके और वो कंपैरेटिवली उसको स्टडी कर सकती है, एनालाइज कर सकती है और जिसके बेस पे वो अपने रिजल्ट्स ड्रॉ आउट करती है. Then statement of changes in net working capital is also one of the tool for analysis, जो कि working capital position को बताता है, जो कि हम funds flow statement में तैयार करते हैं. statement of changes in net working capital हर जैसे 2 years की बैलेंस शीट डेटा गिवन होगा, उसके बेस पे हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं. And then we will calculate what is the amount of net increase in working capital or is there any decrease in working capital, right. Similarly trend ratios, common size percentage and individual ratios. ये ratios जो कि हम रेशियो एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं. रेशियो एनालिसिस जैसे जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती हैं, उस चीज़ को भी, उसकी हेल्प से भी हम एनालाइज करते हैं. मीन्स जो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो एनालाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज. लाइक जैसे कंपनी करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में ही करंट रेशियो आती है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. इन रेशियोज के बेस पे कि आज जो करंट पीरियड है उसमें हमारा रेशियो का अमाउंट क्या आ रहा है, कितनी % में आ रही है. लाइक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो करंट पीरियड की क्या है और लास्ट ईयर हमारी क्या थी और उससे लास्ट ईयर हमारी क्या थी, जिससे कि जिस बेस पे कंपनी क्या करती है, ट्रेंड्स कैलकुलेट करती है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, कांस्टेंट है और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे. तो ये जो टूल्स हैं इनकी हेल्प से वी फाइनेंशियल मैनेजर दे कैन एनालाइज. इसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में it is basically concerned with decision making process. Here managers they take decisions on the basis of the set of alternatives they have, और उन alternatives में से जो उनको best suited alternative लगता है उसको वो उसके लिए वो decision लेते हैं, right. So basically this explains the impact of decisions in the form of profit to shareholders and impact on shareholders fund. तो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो प्लानिंग और कंट्रोल 2 चीज़ों से रिलेटेड है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक ऐसा अकाउंटिंग है, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, एक्यूमुलेटिंग, एनालाइजिंग, प्रिपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, जो कि हेल्प करती है मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इट इज़ मच मोर बिगर दैन ओनली रिकॉर्ड कीपिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही आता है. तो जैसे कि हमने अभी बात की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इट एम्फसाइजेज on the preparation of reports of an organization for external users, but जो management accounting है it is meant for internal users. जो internal users हैं
वो यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जो रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की जाती है वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में की जाती है। इसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज गेटिंग रिड ऑफ रूटीन वर्क। गेटिंग रिड ऑफ रूटीन वर्क इज जैसे इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि जो अलग अलग सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन के सामने आती है उसके बेस पे उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो ये एक मोनोटोनस जॉब नहीं है, हम एक रूटीन वर्क से हट के मैनेजर्स जो होंगे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो वो हट के काम करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं, उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिलता है उनको काम करने के लिए। सेकेंड इज रिपोर्टिंग एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, प्लान करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है दैट विल बी कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ है, क्या वो प्लान्ड परफॉर्मेंस के प्लान्ड परफॉर्मेंस को मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, दैट इज़ रिपोर्टिंग एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस की भी रिपोर्टिंग की जाती है, प्लस प्लान क्या किया था उस परफॉर्मेंस के लिए वो चीज़ भी। जैसे हम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम एक कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर करने में इतनी कॉस्ट आएगी, बट जब एक्चुअली उसके ऊपर काम किया जाता है तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट। देन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क देयर वी शुड बी अ रिपोर्ट कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी लगी और प्लान्ड कॉस्ट क्या थी। थर्ड थिंग इज इसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करते हैं। मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर फिक्स अप। तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या रोल है, ये प्री डिफाइंड होता है और सभी एम्प्लॉयज़, यू कैन से स्टाफ मेंबर्स, दे विल डू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरियस कॉस्ट सेंटर्स आर डिफाइंड, राइट। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, हर अपने कॉस्ट सेंटर के कॉस्ट को वो मिनिमाइज रखे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करे। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न एंड मॉडिफाइड प्रैक्टिसेस फॉर एनालाइजिंग रिजल्ट्स। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज इट इज़ रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो इसके अंदर नॉर्मली जो मैनेजर्स हैं वो मॉडर्न प्रैक्टिसेस और मॉडिफाइड प्रैक्टिसेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है प्रैक्टिस, उसको मॉडिफाई करके देन वो अप्लाई करते हैं जिससे कि वो अपने रिजल्ट्स और बेटर बना सकें। एंड फोर्थ इज डिज़ाइनिंग ऑफ साउंड एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा साउंड और एफिशिएंट बनाने का जो तरीका है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही करती है, मैनेजमेंट अकाउंटर के अंडर ही आता है। क्योंकि इसके अंदर जो मैनेजर्स हैं दे विल थिंक कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को और एफिशिएंटली बनाया जा सकता है। मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा कि हमने एक्चुअल एक्सपेंसेस ये किए, लेकिन इन एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, दीज टाइप ऑफ डिसीजंस विल बी टेकन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली। Now are the functions of management accounting. Let's see what are the functions. First function in management accounting is forecasting and planning. Yes, this is the foremost function of management accounting. In this, managers, they will forecast future. They will plan for future. Like they forecast कि नेक्स्ट ईयर कंपनी की सेल्स कितनी होगी। जैसे हमने पीछे बात की कि ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, तो ट्रेंड्स के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं दे विल सी कि नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट ईयर कंपनी की सेल्स कितनी होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या प्लान आउट होना चाहिए। मीन्स प्लान बनेगा प्रॉपर कि कौन सेल्स पर्सन रहेंगे, लीडर्स कौन होंगे, what sales techniques they will adopt. This is what they will do in forecasting and planning. Second thing is analysis and interpretation of data.
मीन्स जो काम किया जा रहा है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना और जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनको इंटरप्रेट करना इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। जैसे जो रेशियो एनालिसिस है दैट इज़ द पार्ट इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रेशियो एनालिसिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस, राइट। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में हम रेशियो को एनालाइज करते हैं, लाइक डेट इक्विटी रेशियो है, उसके बाद हमारी कैपिटल गियरिंग रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में नेट प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज़ है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का करंट स्टेटस क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें लिक्विडिटी रेशियोज़ में करंट रेशियो की, तो उसकी जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 है। तो कंपनी एनालाइज करेगी कि जो हमारा अवेलेबल डेटा अवेलेबल है उस केस में क्या इसकी 1:1 आ रही है या ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो क्यों आ रही है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड इज़ इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट कंट्रोल। तो कंट्रोल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। बेसिकली प्लान हमारा तभी सक्सेसफुल होता है जब हम उसको प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं, राइट। तो कंट्रोल में जो आपने प्लान किया उन्हीं एक्टिविटीज़ को एक लिमिट्स में एक कंट्रोलिंग टेक्निक अप्लाई की जाती है, लाइक जिसमें स्टैंडर्ड्स तो प्लानिंग एक्टिविटी में फिक्स किए गए। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का वर्क हुआ, इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं। तो बाय दिस इन मैनेजमेंट कंट्रोल व्हाट दे डू, मैनेजर्स दे विल कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट्स विद द predetermined results. Then formulation of budgets. Budgets are quantitative in terms, we can say. Budgets also forecast future. So formulation this business budgets are also been formulated in management accounting, right. तो इसके अंदर बजटरी कंट्रोल में और बजट्स में हम बात करते हैं कि हर कंपनी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बजट्स फ्रेम करती है, राइट। तो बजट्स क्या करते हैं, दे सेट्स टारगेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। क्वांटिटी और वैल्यू की टर्म्स में क्या टारगेट्स हैं कंपनी के, ठीक है। तो इस तरीके से ओके इट्स अ सेट at the planning phase basically and actuals are recorded in the implementation phase, and then comparison of budgets with actual works as in controlling measures. Then fifth part is coordinating. Yes, coordination among various sources is very important for one of the function of management accounting. अगर हर डिपार्टमेंट रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सक्सेसफुल जो प्लानिंग की थी उसको सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता। कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैन पावर रिसोर्सेज, बिटवीन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दीज थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो सेल्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वॉल्व है एडवर्टाइजिंग में, राइट। लेकिन वो इतना एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व है कि उसको पता ही नहीं कि हमारे इस जिस प्रोडक्ट की वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो उसका स्टॉक कंपनी के पास अवेलेबल है भी या नहीं है, राइट। तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट सो दैट दे कैन कम टू नो, दे शुड हैव नॉलेज अबाउट ईच अदर्स डिपार्टमेंट कि उस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है और उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है फॉर विच दे आर प्रमोटिंग, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. This is the end of the session. At the end there are two questions. First is what is financial analysis, and second is explain the functions of management accounting. Thank you so much.